हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे आई दृष्टि घटना चक्र करेंट अफेयर्स 2024 के बारे में। और आज का जो टॉपिक है ये अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण से संबंधित है। ठीक, पेज नंबर 58। तो अगर आपके पास बुक है तो आप बुक खोल के रख सकते हैं, ठीक है ना। अगर नहीं है तो इस वीडियो को देखें और उसके बाद जो है बुक से पढ़ें। ठीक, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें, बिना स्किप किए हुए देखें। और जो है आप पीडीएफ से न पढ़ें प्लीज़। अगर पीडीएफ है तो पीडीएफ पे ही डिपेंड ना करें, उसे प्रिंट आउट करा लें, ठीक है। या फिर जो है आप मार्केट से बुक ले लें, ठीक। तो टोटली पीडीएफ पे डिपेंड न रहें। और इसके साथ मैं कहूँगा कि आप टोटली वीडियो पे भी डिपेंड न रहें, ठीक। और बार बार वीडियो ना देखें, एक बार दो बार वीडियो देखें, इतना टाइम नहीं है। इसके बाद जो है आपको खुद बुक से पढ़ना है अच्छे से, ठीक। वीडियो से एक रेफरेंस के तौर पे ले सकते हैं, ठीक है ना। और वीडियो जो है आप जब देखें तो 2x स्पीड या 1.5x स्पीड पर देखें, जिससे कि जो ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट है कम से कम समय में आपका कवर हो सके, ठीक। या हम कह सकते हैं वीडियो केवल रिकॉल के लिए बेहतर होती है, बाकी याद हमें पूरा का पूरा बुक से ही करना पड़ता है, ठीक। वीडियो अगर अच्छी लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आइए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बात की जा रही है गरबा के बारे में, ठीक है ना। गरबा जो है ये मानवता की एक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में शामिल कर लिया गया है। बाकी यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पर अमूर्त विरासत के अंतर्गत जो ऐसी परंपराएं शामिल की जाती हैं, सम्मिलित होती हैं, जिन्हें हम देख नहीं सकते हैं और जिन्हें हम अपने पूर्वजों से प्राप्त करते हैं। जबकि सॉरी मूर्त विरासत के बारे में बात करें तो मूर्त विरासत के अंतर्गत जो है साक्षात व देखी जा सकने वाली वस्तुएं आती हैं, ठीक। जैसे स्थापत्य, मूर्ति, चित्र आदि। और अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में केवल जो है पूर्वजों से प्राप्त परंपराएं ही शामिल नहीं होती हैं, ठीक है, बल्कि इसके अंतर्गत जो है ऐसी समकालीन ग्रामीण एवं शहरी परंपराएं भी शामिल होती हैं, जिनमें विविध सांस्कृतिक समूह प्रतिभाग करते हैं, ठीक। खैर ये तो रहा अमूर्त जो सांस्कृतिक विरासत है उनके इतिहास, ठीक है। अब जो अभी हाल ही में चर्चा में रहा उस देखते हैं, ठीक। यहाँ पे बात की जा रही है स्मरणीय तथ्य, तो इसमें देख लेते हैं। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए जो यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति, ठीक, इसका नाम है इंटर गवर्नमेंटल कमेटी ऑफ यूनेस्को फॉर द सेफ गार्डिंग ऑफ द इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की जो 18वीं बैठक थी। इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना, ठीक। और इसकी जो बैठक है 5 से 8 दिसंबर 2023 के मध्य जो है कसाने बोत्सवाना में संपन्न हुई। 18वीं बैठक है, दिसंबर महीने में हुई और बोत्सवाना कसाने में, ठीक। इस बैठक के दौरान जो है 51 विरासतों को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल कर लिया गया। इस प्रकार जो है अब तक यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों में कुल 140 देशों की 693 विरासतों को शामिल किया जा चुका है, ठीक। आगे बात की जा रही है 51 नई विरासतों में से जो है 45 मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल की गई हैं, ठीक। टोटल जो है ये 51 है, जिनमें से 45 को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में शामिल किया गया, बाकी छः को मूर्त के रूप में शामिल किया गया, ठीक। यहाँ देखते हैं, जबकि 6 विरासतों को अविलंब संरक्षण की आवश्यकता वाली अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों की सूची में शामिल किया गया है, ठीक। आगे बात करते हैं इसी वर्ष, ठीक है ना, या इसी वार्षिक बैठक के दौरान जो है गुजरात के गरबा नृत्य को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया। ये इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना, ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है। अगर यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो यहीं से बनेगा, ठीक। नेक्स्ट कह रहा है गरबा जो है भारत की 15वीं ऐसी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है जिसे यूनेस्को की इस सूची में शामिल किया गया है। आगे बात करते हैं गरबा एक अनुष्ठानिक और भक्तिपूर्ण नृत्य जो
हिंदू त्यौहार जो है, हिंदू त्यौहार के अवसर पर, हिंदू लोग जो त्यौहार के अवसर पर, नवरात्रि के अवसर पर जो है इस पर करते हैं। ठीक, ज्ञातव्य है कि गर्भो या गरबा शब्द की उत्पत्ति जो है संस्कृत शब्द के गर्भदीप से हुई है। और आगे कह रहा है गोलाकार, क्या गोलाकार छेद वाले एक मटके को गर्भों के नाम से जाना जाता है। ठीक, गोलाकार मटका होता है जिसमें छेद होते हैं, ठीक है ना, उसी मटके को गर्भों के नाम से जाने जाते हैं। और यह कह रहा है यह मटका जो मानव शरीर का प्रतीक होता है और उसके अंदर एक जलता हुआ दीपक होता है जो दिव्य आत्मा का प्रतीक होता है। ठीक, आगे बात की जा रही है, आगे देखते हैं। इस गर्भों की स्थापना करने के बाद जो है माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए चारों तरफ घूम घूम कर नृत्य किया जाता है और इसी नृत्य को जो है गरबा कहा जाता है। ठीक, उल्लेखनीय है कि वर्तमान में भारत में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए अंतर सरकारी समिति सदस्य है। ठीक है ना, भारत जो है, यहाँ देख लेते हैं, भारत जो है वो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए अंतर सरकारी समिति का सदस्य है। ठीक, इस 24 सदस्यीय समिति, मतलब इस समिति में जो 24 सदस्य हैं, इसमें जो भारत का चुनाव वर्ष 2022 में जो किया गया था और इसका जो कार्यकाल होगा वो वर्ष 2026 तक रहेगा, या कह सकते हैं 4 वर्ष के लिए किया गया था। ठीक, आगे बात की जा रही है, यह भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है। ठीक, अब तक भारत की कितनी अमूर्त सांस्कृतिक विरासतें, उनके बारे में यहाँ पे बात की गई है। ठीक, तो यहाँ देख लेते हैं, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों की प्रतिनिधि सूची में भारत शामिल, भारतीय परंपराएं। ठीक, देखो यहाँ पे जो है सबसे पहले आपको जो है रामलीला को स्वीकार या मत कह सकते हैं इसमें शामिल किया गया था वर्ष 2008 में रामायण की परंपरागत प्रस्तुति को। ठीक, दूसरे स्थान पे वैदिक मंत्रोच्चार की परंपरा 2008 में, और तीसरे स्थान पे जो है ये कुट्टियत्तम संस्कृत नाट्य कला है। तो ये तीनों सांस्कृतिक विरासतें अमूर्त रूप से शामिल की गई यूनेस्को की विश्व जो धरोहर संस्कृति में। ठीक है ना, और वर्ष 2008 में शामिल की गई। अब हम जो है अंत की देख लेते हैं। तो अंत की अगर हम 3 की बात करें तो वर्ष 2017 में कुंभ मेला को शामिल किया गया था। ठीक, और कोलकाता की दुर्गा पूजा को वर्ष 2021 में शामिल किया गया। और अब ये सबसे इम्पोर्टेंट है, वर्ष 2023 में जो है गरबा, गुजरात का गरबा नृत्य को शामिल किया गया। ठीक, गुजरात का गरबा नृत्य को इस सूची में शामिल किया गया है। आगे बात करते हैं, यहाँ पे बात की जा रही है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024। तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, इसको बोलते हैं CCPI, मतलब क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन नीति में पारदर्शिता को बढ़ाने का एक स्वतंत्र साधन है। यह विभिन्न देशों के जलवायु संरक्षण संबंधी प्रयासों का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करता है और इस सूचकांक का प्रकाशन जो है वार्षिक रूप से वर्ष 2005 से किया जा रहा है। इस सूचकांक के तहत जो है 63 देशों और यूरोपीय संघ के जलवायु संरक्षण में प्रदर्शन का मूल्यांकन एवं तुलनात्मक अध्ययन जो प्रस्तुत किया गया है। ठीक, ध्यातव्य है कि EU, ठीक है ना, इसको बोलते हैं यूरोपियन यूनियन, तथा 63 अन्य देश संयुक्त रूप से संपूर्ण विश्व के लगभग 90% से अधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों के लिए उत्तरदायी हैं। ठीक, वहीं आगे बात की जा रही है, यह सूचकांक 4 श्रेणियों में विभक्त है और 14 संकेतकों में देश के समग्र प्रदर्शन के आधार पर जारी किया जाता है। ठीक, बाकी इसकी जो 4 प्रमुख श्रेणियाँ इनको याद कर लेना। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कुल स्कोर 40%, नवीकरणीय ऊर्जा कुल स्कोर 20%, ऊर्जा उपयोग कुल स्कोर 20% और जलवायु नीति इसमें कुल स्कोर 20%। ठीक, अब इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पे बात की जा रही 8 दिसंबर 2023 को COP28 के दौरान जर्मन वॉच, ठीक है ना, जर्मन वॉच क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल, कैन इसे बोलते हैं, क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल, तथा न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट, इसको बोलते हैं न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट के द्वारा जो संयुक्त रूप से जलवायु परिवर्तन
प्रदर्शन सूचकांक 2024, ठीक है ना, इसको जारी किया गया। एक मिनट दोबारा बोलता हूँ मैं। COP28 के दौरान जो है जर्मन वॉच, ठीक है ना, जर्मन वॉच क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल, इसको बोलते हैं कैन, तथा न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट, ठीक है ना, के द्वारा जो संयुक्त रूप से जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 जारी किया गया। ठीक, आगे बात करते हैं। यह इस सूचकांक का 19वां संस्करण, ये इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। तो इसका जो CCPI 2024 का जो है ये 19वां संस्करण है, और शीर्ष तीन स्थानों में कोई भी देश जो है अपना स्थान नहीं बना सका है, ठीक है ना। शीर्ष 3 स्थानों पर किसी भी देश को इसलिए स्थान नहीं दिया गया क्योंकि पेरिस समझौते लागू होने, ये सब छोड़ दो, ठीक है ना। बाकी यहाँ पे देख लो, केवल इम्पोर्टेंट है इसमें 19वां संस्करण है, ठीक। बाकी जो भी इम्पोर्टेंट है वो हम देखते हैं। यहाँ देखते हैं कि डेनमार्क ने जो है CCPI 2024 में सर्वोच्च रैंक वाले देश के रूप में 4था स्थान प्राप्त किया। ठीक, देखो प्रथम, द्वितीय, तीसरा, इन 3 स्थान पे तो कोई भी आया ही नहीं है। ठीक, चौथे स्थान पे आया डेनमार्क आया। ठीक, और डेनमार्क वैसे तो शीर्ष पे है लेकिन इसका रैंक चौथी है। ठीक, वहीं सऊदी अरब की बात करें तो सऊदी अरब जो है इस सूचकांक में अंतिम स्थान पे आया है 67। ठीक, टॉप किसने किया है? डेनमार्क ने, रैंक चौथी, पहली, दूसरी, तीसरी रैंक पे कोई नहीं आया। ठीक, अंतिम स्थान पे कौन है? सऊदी अरब है, और इसकी जो अंतिम स्थान या अंतिम रैंक जो है ये 67वीं है। ठीक है, स्कोर है 19.33। आगे बात करते हैं। विश्व का सबसे बड़ा CO2 उत्सर्जक देश चीन पिछले वर्ष के 51वें स्थान पे था, और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा CO2 उत्सर्जक देश ये अमेरिका। सबसे अधिक CO2 उत्सर्जन करने वाला देश चीन है। ठीक, सबसे अधिक, दूसरा सबसे बड़ा CO2 उत्सर्जन करने वाला देश अमेरिका है। ठीक है ना, और CCPI 2024 में जो है ये 57वें स्थान पे है। ठीक, आगे बात करते हैं। CCPI 2024 में 3 G20 सदस्य थे। ठीक है ना, भारत जो है ये 7वें स्थान पे, जर्मनी 14वें स्थान पे, और ये यूरोपीय संघ जो है 16वें स्थान पर उच्च प्रदर्शन करने वाले देश या क्षेत्रों में शामिल है। ठीक, तो यहाँ पे हम याद कर लेना है, भारत का जो स्थान है ये 7th है। ठीक, आगे बात करते हैं। विश्व में ग्रीन हाउस गैसों के 75% से अधिक जो है उत्सर्जनों के लिए G20 देश जिम्मेदार है। ठीक, देखो अभी हम यहाँ पे सारा कुछ पढ़ चुके हैं, और ये अब टेबल के फॉर्म में, ठीक है ना, ये देख लेते हैं। प्रथम, दूसरी और तीसरी रैंक पे कोई नहीं है। ठीक, चौथी रैंक पे डेनमार्क हासिल की और शीर्ष पे है। ठीक, 5वीं रैंक एस्टोनिया की, 6वीं रैंक फिलीपींस की। ठीक, 7वीं रैंक भारत की है, और भारत का स्कोर 70.25 है। ठीक, भारत की रैंक याद कर लेना। बाकी अंतिम के देख लेते हैं, एक मिनट। यहाँ पे बात की जा रही CCPI 2024 ब्रिक्स देशों की स्थिति। ठीक, ब्रिक्स देशों की स्थिति CCPI में क्या है? तो इसमें जो है भारत ने टॉप किया है। ठीक, वैसे समग्र रैंक भारत की 7th है, और स्कोर ये देख सकते हैं। ठीक, बाकी यहाँ पे देख ले, ब्रिक्स देशों में अंतिम स्थान पे जो है रूस है। ठीक, इसके बाद आगे बात करते हैं अंतिम 5 देश। अंतिम 5 देशों की बात करें तो सऊदी अरब जो है सबसे अंतिम स्थान पे, रैंक इसकी है 67, और स्कोर है 19.33। ठीक, आगे बात करते हैं। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत को जो है 7वां स्थान प्राप्त हुआ था, और इस सूचकांक को निर्धारित करने वाली 4 श्रेणियों में भारत का निम्न या प्रदर्शन है। ठीक, ये सब देख लेना, बाकी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में, और यहाँ बात की जा रही है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023, देखो यहाँ पर टाइम पर्सन ऑफ द ईयर की थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं। वर्ष 1923 में स्थापित की गई थी। टाइम पत्रिका के द्वारा जो है 1927 से प्रतिवर्ष पर्सन ऑफ द ईयर का चुनाव होता है। ठीक, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर जो है इसकी स्थापना 1923 में हुई। ठीक, 1927 से प्रत्येक साल पर्सन ऑफ द ईयर का चुनाव होता है, और 1927 में प्रथम बार जो है पर्सन ऑफ द ईयर जो चुना गया था, ये मैन ऑफ द ईयर, ठीक है ना, ये जो है चुना गया था, इनका नाम है
चार्ल्स लिंडबर्ग, ठीक है ना। और इस पत्रिका के संपादकों के एडिटर्स के द्वारा जो है किसी वर्ष के लिए टाइम पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में ऐसे व्यक्ति को, ठीक है ना, समूह को या किसी विचार का चयन किया जाता है जिसने पूरे वर्ष के दौरान जो है विश्व को सकारात्मक रूप से सर्वाधिक प्रभावित किया हो। ठीक, आगे बात की जा रही है भारत की तरफ से महात्मा गांधी को, ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, कथन के रूप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है ना। भारत की तरफ से महात्मा गांधी को सबसे पहले व एकमात्र भारतीय जिन्हें वर्ष 1930 में टाइम पत्रिका ने पर्सन ऑफ द ईयर चुना था। कब? 1930 में चुना था महात्मा गांधी को भारत की तरफ से। ठीक, आगे बात की जा रही है वर्ष 2014 और वर्ष 2016 के टाइम पर्सन ऑफ द ईयर के ऑनलाइन लीडर्स पोल का विजेता जो है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे, ठीक है ना, वर्ष 2014 वर्ष 2016 में। आगे बात करते हैं तो यहाँ पे जो है स्मरणित तथ्य देखते हैं। इसमें बात की जा रही है 6 दिसंबर 2023 को जो है अमेरिका की प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय पत्रिका टाइम, ठीक है ना, के द्वारा जो वर्ष 2023 के पर्सन ऑफ द ईयर की घोषणा की गई। ठीक, तो वर्ष 2023 में जो प्रख्यात अमेरिकी गायिका कौन है? इनका नाम है टेलर स्विफ्ट। इनका यूट्यूब पे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे देख के जाना, मतलब वहाँ पे देख लेना इनके एक दो गाने, तो यहाँ से ना इन एक आइडिया हो जाएगा आपको कि टेलर स्विफ्ट कौन है, ठीक है ना, किस प्रकार की दिखती है। ठीक, तो पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया, ये इंपॉर्टेंट है। 2023 में अमेरिका की गायिकाएँ, ठीक है ना, और इनका नाम है टेलर स्विफ्ट, इनको जो है पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया। ठीक, ज्ञातव्य है कि वर्ष 2017 में, कब? 2017 में टाइम पत्रिका ने जो है द साइलेंस ब्रेकर्स नामक समूह को जो पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया था। ठीक, तो वर्ष 2017 में साइलेंस ब्रेकर को पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया था, जिसमें जो पत्रिका के कवर पेज में शामिल महिलाओं में टेलर स्विफ्ट भी स्थान दिया गया था। ठीक, देखो वर्ष 2017 में जो है ये द साइलेंस ब्रेकर्स को चुना गया था। ठीक, और जो पत्रिका के फ्रंट पेज पे कई एक महिलाओं को शामिल किया गया था, जिनमें से टेलर स्विफ्ट को भी शामिल किया गया था। लेकिन अभी के लिए इम्पोर्टेंट वो ये कि 2023 में पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया टेलर स्विफ्ट को। टेलर स्विफ्ट अमेरिका की हैं और ये गायिका हैं, ठीक है ना। आगे बात करते हैं द साइलेंस ब्रेकर्स समूह जो है ऐसे लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जिन्होंने अपने साथ हुए यौन दुर्व्यवहार के विरुद्ध आवाज उठाई। ठीक, आगे बात करते हैं इस प्रकार जो है टेलर स्विफ्ट टाइम पर्सन ऑफ द ईयर के कवर पेज पर 2 बार स्थान पाने वाली प्रथम महिला बन गई हैं। ठीक, आगे बात करते हैं साथ ही कला यानी कि आर्ट्स के क्षेत्र में अपनी उपलब्धियों के लिए टाइम पर्सन ऑफ द ईयर घोषित होने वाली यह प्रथम व्यक्ति है। ठीक, और टाइम पत्रिका के द्वारा अन्य प्रमुख श्रेणियों में भी घोषित विजेताओं की सूची निम्नवत है। ठीक है ना, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर ने 2023 में अन्य श्रेणियों में भी विजेताओं को घोषित किया है, वो भी यहाँ पे देखना इंपॉर्टेंट है। CEO ऑफ द ईयर को चुना गया सैम ऑल्टमैन, और ये जो है ओपन AI के CEO हैं। ठीक, इसके बाद एथलीट ऑफ द ईयर ये लियोनेल मेसी हैं, फुटबॉलर हैं। ठीक, और नेक्स्ट है ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर, ये एलेक्स नेवेल हैं, ये एलेक्स न्यूवेल के फाउंडर हैं। ठीक, आगे देखते हैं, अब बात करेंगे जो है नदी डॉल्फिन के संरक्षण के लिए वैश्विक घोषणा। ठीक है ना, यहाँ पे जो है ना ये पूरा एक तरह से बैकग्राउंड है, ठीक है ना, हिस्ट्री है। यहाँ पे बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है स्मरणित तथ्य। ठीक, 24 अक्टूबर 2023 को एशिया और दक्षिण अमेरिका के 11 देशों ने जो विश्व की नदी डॉल्फिन की 6 जीवित प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाने के लिए कोलंबिया की राजधानी बगोटा में जो है एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए। ठीक है ना, किसने किए? एशिया और दक्षिण अमेरिका के 11 देशों ने किए। ठीक है ना, 6 जीवित प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाने के लिए, और जो प्रजाति हैं डॉल्फिन की। ठीक, आगे बात करते हैं ग्लोबल डिक्लेरेशन फॉर रिवर डॉल्फिन बाय 2023। ठीक, 2030 ग्लोबल डिक्लेरेशन फॉर रिवर डॉल्फिन बाय 2030 के हस्ताक्षरकर्ता 11
11 देश शामिल हैं, जिसमें जो देश हैं वो बांग्लादेश है, बोलीविया है, ब्राज़ील है, कंबोडिया और भारत भी है इसमें। इसके बाद कंबोडिया यहाँ कोलंबिया, फिर इक्वाडोर, नेपाल, पाकिस्तान, पेरू और ये वेनेजुएला, ये 11 देश हैं इन्होंने हस्ताक्षर किए। और आगे बात की जा रही है ग्लोबल डिक्लेरेशन फॉर रिवर डॉल्फिन का मुख्य उद्देश्य सभी नदी डॉल्फिनों की संख्या में हो रही गिरावट को रोकना है और उनकी जो है आबादी में वृद्धि करना है। ठीक, देखो डॉल्फिन से संबंधित एक और क्वेश्चन है, वो यूपी सरकार ने भी राजकीय डॉल्फिन घोषित किया है ठीक है ना, गंगा जो डॉल्फिन है उसको। तो इसलिए डॉल्फिन से हो सकता है कि क्वेश्चन बने, या तो राजकीय वाला हो यूपी स्पेशल से बने या फिर यहाँ से बने, ठीक है ना। आगे बात करते हैं क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 के बारे में। तो यहाँ से जो है, यहाँ से देखते हैं हम स्मृति तथ्य। 8 नवंबर 2023 को जो क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 जारी की गई है 8 नवंबर 2024 को, ठीक, सॉरी 8 नवंबर 2023 को जो है क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 जारी की है। ठीक, आगे बात करते हैं इस रैंकिंग के बारे में। तो इस रैंकिंग का 16वां संस्करण है। ठीक, संस्करण कौन सा, 16वां है। और 25 देश में इस वर्ष की रैंकिंग में जो 25 देशों को शामिल किया गया और क्षेत्रों में जो क्षेत्रों के कुल 856 संस्थानों को शामिल किया गया। ठीक, या ऐसे कह सकते हैं 25 देशों के 856 संस्थानों को शामिल किया है। ठीक, इस रैंकिंग में सर्वाधिक विश्वविद्यालय जो भारत के शामिल किए गए और इनकी संख्या 148। ठीक, और जो पिछले वर्ष की तुलना में 30 अधिक है, और पिछले वर्ष जो 118 विश्वविद्यालय शामिल थे। ठीक, चीन का पेकिंग विश्वविद्यालय जो है विश्व एशिया का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय बन गया है। ठीक है ना। यहाँ पर आगे देखते हैं एशिया के 3 सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय की सूची 2024, और ये क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अकॉर्डिंग है। तो पेकिंग यूनिवर्सिटी चीन की है, ठीक है ना, प्रथम स्थान पे है। वही बात करें हांगकांग यूनिवर्सिटी, ये जो है हांगकांग की है दूसरे स्थान पे, और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, ये सिंगापुर की है, ठीक है ना, तीसरे स्थान पे। अब बात करते हैं 2024 शीर्ष 100 में शामिल भारतीय विश्वविद्यालय संस्थान। ठीक, तो यहाँ पे बात की जा रही है भारतीय रैंक, और यहाँ पे बात की जा रही है समग्र रैंक या एशियाई रैंक, ठीक है ना। तो आईआईटी बॉम्बे अगर भारत में बात की जाए तो प्रथम स्थान पे है। ठीक, समग्र रैंकिंग में बात की जाए तो ये आईआईटी बॉम्बे 40वें स्थान पे भाई, आईआईटी दिल्ली 40वें स्थान पे, और आईआईटी मद्रास जो है ये आपका 53वां स्थान है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि आईआईटी बॉम्बे जो है क्यूएस वर्ल्ड एशिया रैंकिंग में भारत की रैंकिंग में टॉप किया है, समग्र रैंकिंग में 40वां स्थान है। ठीक, यहाँ पे देखो एक चीज, यूपी का एग्जाम देने जा रहे हैं इसलिए ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है कि आईआईटी कानपुर उत्तर प्रदेश में है, ठीक है ना, और इसका जो रैंक है समग्र रैंक नहीं सॉरी यूपी की रैंक इंडिया की रैंक के हिसाब से बात की जाए तो 6वें स्थान पर, समग्र रैंकिंग में जो 63वें स्थान पे है, ठीक है ना। तो आईआईटी कानपुर 63वें स्थान पे समग्र रैंक, और इंडिया की रैंक है ये 6वें स्थान पे, 6वें प्लेस पे है। ठीक, आगे बात करते हैं रूस CFE संधि से बाहर हो गया, रूस जो है बाहर हो गया CFE संधि से। ठीक, तो यहाँ भी देख लेते हैं। यहाँ पे बात की जा रही है स्मरणीय तथ्य। 7 नवंबर 2023 को जो है रूस औपचारिक रूप से यूरोप में पारंपरिक, ठीक है ना, सशस्त्र बलों की संधि पर CFE से बाहर हो गया। ज्ञातव्य है कि जून 2023 में रूस ने CFE संधि से बाहर होने के निर्णय के संबंध में इस संधि के डिपॉजिटरी नीदरलैंड्स और अन्य पक्षकार देशों को अधिसूचित किया था। ठीक, बाकी यहाँ देख लेते हैं आगे। यहाँ पे कह रहा है कि रूस के बाहर होने की प्रतिक्रिया के स्वरूप नाटो ने नवंबर 2023 में CFE संधि के निलंबन का निर्णय लिया था, और CFE संधि बाहर होने का रूसी निर्णय जो है ये यूरो अटलांटिक सुरक्षा को प्रभावित करेगा, ठीक है ना। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी यहाँ देख लेते हैं अंत में। यहाँ बात की जा रही है शीत युद्ध काल के अंतिम वर्षों में हुई यूरोप में पारंपरिक सशस्त्र बलों पर संधि
को जो यूरोप सुरक्षा की आधारशिला के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है ना, बस इसमें इतना याद कर लो, CFE संधि से जो रूस बाहर हो गया। ठीक, आगे बात करते हैं ग्वालियर एवं कोझिकोड जो UCCN में शामिल हो गया। ठीक है, ग्वालियर और जो कोझिकोड है ये UCCN में शामिल हो गए। तो ये देखते हैं क्या बात की जा रही है। तो स्मरणीय तथ्य देखते हैं, यहाँ पे बात की कर रहा है 31 अक्टूबर 2023 को विश्व शहर दिवस, ठीक है ना, वर्ल्ड सिटीज डे, ठीक, WC डे के अवसर पर 55 शहरों को, ठीक है ना, यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल किया है। 55 शहरों को यूनेस्को के रचनात्मक शहरों में शामिल किया गया। यूनेस्को की महानिदेशक ये जो है इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना, ऑन्द्रे अजोले हैं। ठीक है ना, ने जो 55 नए शहरों को यूनेस्को के रचनात्मक शहरों का दर्जा दिया है। ठीक, आगे बात करते हैं। आगे बात की जा रही है इन शहरों को शामिल फिर से किए जाने के बाद अब विश्व के लगभग जो है 100 से अधिक देशों में यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल शहरों की संख्या बढ़ाकर जो है ये बढ़कर 350 हो गई है। और जिन 55 शहरों को यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल किया गया उनमें 2 भारतीय शहर भी हैं। ठीक, तो 2 भारतीय शहर की बात की जाए वही इम्पोर्टेंट है, इसमें जो कोझिकोड और ग्वालियर इनको शामिल किया गया है। ठीक है ना, ग्वालियर को जो संगीत के क्षेत्र में शामिल किया गया है, जबकि कोझिकोड ये केरल में पड़ता है। कोझिकोड को जो साहित्य के लिए क्षेत्र में जो शामिल किया गया, यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल किया गया। ठीक, ग्वालियर को संगीत के लिए और कोझिकोड को जो है ये साहित्य के लिए शामिल किया गया। ठीक, बाकी इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ देख लेना। 2015 में जयपुर को शामिल किया और वाराणसी को 2019 में। ठीक है ना, इसी प्रकार से आगे। ठीक, तो अभी का इम्पोर्टेंट जो है ये 2 शहरों को शामिल किया है, कोझिकोड केरल का साहित्य के लिए, ग्वालियर संगीत के लिए मध्य प्रदेश का। ठीक, शहरों की कुल 8 संख्या हो गई है। भारत में जो कुल शहर शामिल हैं वह 8 हो गए, जैसे ये सब देख ही लिया अभी। अब बात करते हैं इजराइल फिलिस्तीन विवाद के बारे में। ठीक है ना, इसमें ना इसके बैक में नहीं जाना है हमें, केवल वही पढ़ना है जो करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक, और वहीं से केवल क्वेश्चन बनेगा। बैक में और करंट अफेयर को इंटीग्रेटेड रूप से तब पढ़ना होता है जब हमें जो है मेंस का आंसर राइटिंग लिखना है। हमें केवल अभी प्री पे फोकस करना है, तो जो है बैक में जाना जरूरी नहीं है। अब बात करेंगे स्मरणीय तथ्य के बारे में। 7 अक्टूबर 2023 को उग्रवादी संगठन हमास ने जो इजराइल पर हमला किया था, किसने? उग्रवादी संगठन है हमास, और हमास ने जो इजराइल पर हमला किया था। ये डेट याद कर लेना, 7 अक्टूबर 2023 को। और हमास के द्वारा इजराइल पर किए गए हमले को जो ऑपरेशन अल अक्सा कहा गया। यहाँ इम्पोर्टेंट है, जब हमास ने इजराइल पर हमला किया था तो उस हमले को नाम दिया गया था ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड। ठीक, क्या नाम था? ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड। और इस ऑपरेशन का सांकेतिक अर्थ जो इजराइल के द्वारा पवित्र अल अक्सा मस्जिद पर की गई इजरायली बर्बरता का उत्तर देना है। ठीक, बाकी आगे देखते हैं। इसके अतिरिक्त इसका उद्देश्य जो है गाजा की 15 वर्षों की इजरायली नाकेबंदी को भी खत्म करना है। ठीक, इसके प्रत्युत्तर में फिर इजराइल ने जो है हमास पे हमला किया और उसको नाम इजराइल ने दिया ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड। ठीक है ना, बाकी आगे 27 अक्टूबर 2023 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जो गाजा पट्टी में, ठीक है ना, मानवीय सहायता की निर्बाध पहुंच और इजराइल हमास संघर्ष को रोकने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया था। ठीक, आगे कह रहा है इस प्रस्ताव के समर्थन में 120 देशों ने मतदान किया था, जबकि इसमें जो है 14 देश ने विरोध किया था। 120 देशों ने मतदान किया, जबकि 14 देश इसके विरोध में थे और 45 देश ऐसे थे जिन्होंने मतदान नहीं किया, अनुपस्थित रहे। और अनुपस्थित रहने में वाले देशों में भारत भी था। ठीक, भारत ने मतदान नहीं किया था, अनुपस्थित रहा था। यहाँ पे यही इम्पोर्टेंट है। आगे देख लेते हैं। इस प्रस्ताव का विरोध करने वाले देशों में इजराइल एवं अमेरिका जो है शामिल है। ठीक, इजराइल स्वयं और अमेरिका इन्होंने जो है
विरोध किया था, भारत अनुपस्थित रहा था। भारत जो है इजराइल फिलिस्तीन क्षेत्र में 2 स्टेट थ्योरी का समर्थन करता है और इसमें जो है एक स्वतंत्र संप्रभु फिलिस्तीन का पक्ष समाहित है, ठीक है ना। और ध्यातव्य है कि भारत हमास इजराइल संघर्ष में भारत के विदेश मंत्रालय ने अक्टूबर 2023 में अपने पुराने रुख को दोहराते हुए 2 स्टेट्स थ्योरी का समर्थन किया, ठीक। बाकी यहाँ इम्पोर्टेंट नहीं है। अब बात करते हैं धोरडो जो है सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव बन गया है, ठीक है ना। तो ये इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना, देख लेना, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस हैं, ठीक। यहाँ पे बात की जा रही है सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव जो है ये संयुक्त राष्ट्र पर्यटन संगठन UNWTO की एक पहल है और इस पहल को जो वर्ष 2021 में लॉन्च किया गया था। यह पहल, ये सब छोड़ो, हमें केवल करेंट अफेयर पे फोकस करना है। और यहाँ बात की जा रही है UNWTO की महासभा, ठीक है ना, का 25वां सत्र 2023 में हुआ और ये जो है इसकी डेट है 16 से 20 अक्टूबर 2023 के मध्य जो है समरकंद उज्बेकिस्तान में हुआ। 25वां संस्करण, ठीक है ना, 16 से 20 अक्टूबर 2023 को समरकंद उज्बेकिस्तान में हुआ। इस सत्र के दौरान जो UNWTO के द्वारा जो वर्ष 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों की सूची की घोषणा की गई, ठीक। आगे बात की जा रही है, यहाँ पे देख लेते हैं। वर्ष 2021 से जारी की जा रही इस सूची का यह जो तीसरा संस्करण है, ठीक है ना। इसमें जो कुल 54 देशों को शामिल किया गया। वर्ष 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों का दर्जा प्रदान किया गया है और UNWTO के द्वारा चयनित 54 सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों में भारत का धोरडो गांव शामिल है, ठीक। इसमें केवल इतना याद कर लो कि भारत का जो गांव शामिल है वो धोरडो गांव है, ठीक है ना। और ये धोरडो गांव जो है ये गुजरात का गांव है, गुजरात के कच्छ जिले का धोरडो गांव इसमें सूची में शामिल किया गया है। कच्छ के महान रण, ग्रेट रन ऑफ कच्छ में स्थित धोरडो जो है ये वार्षिक रण उत्सव आयोजन के लिए विश्व प्रसिद्ध है और यहाँ पे जो रण उत्सव कच्छ गुजरात में आयोजित होने वाला एक सांस्कृतिक महोत्सव है और इस क्षेत्र की पारंपरिक कला, संगीत एवं शिल्प को प्रदर्शित करता है। उल्लेखनीय फरवरी 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता के तहत प्रथम पर्यटन कार्य समूह, ठीक, की बैठक जो है धोरडो में ही आयोजित की गई थी, ठीक। बाकी आगे देखते हैं। उल्लेखनीय है कि अब तक UNWTO के द्वारा भारत के 2 गांवों को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों की सूची में शामिल किया गया। 2021 में भी एक गांव को शामिल किया गया था, पोचमपल्ली तेलंगाना को, और 2023 में धोरडो गुजरात को शामिल किया। इतना ही इम्पोर्टेंट है, बाकी का छोड़ो, ठीक है ना, गोली मारो। आगे बात करते हैं वैश्विक पेंशन सूचकांक के बारे में, वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 के बारे में, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखते हैं इसका स्मरणीय तथ्य। यहाँ पे बात की जा रही है 17 अक्टूबर 2023 को मर्सर CFA इंस्टीट्यूट वैश्विक पेंशन सूचकांक जो है जारी किया गया। इसका यह 15वां संस्करण है, ठीक। और आगे बात की जा रही है MCGPI 2023 के अनुसार जो है नीदरलैंड, आइसलैंड, डेनमार्क एवं इजराइल की सेवानिवृत्त आय प्रणालियाँ विश्व में सर्वश्रेष्ठ हैं, ठीक। आगे बात करते हैं MCGPI, ठीक। और इसमें जो शीर्ष 3 देश, तो प्रथम स्थान पे जो नीदरलैंड, दूसरे स्थान पे आइसलैंड और तीसरे स्थान पे ये आपका डेनमार्क है, ठीक। आगे बात करते हैं MCGPI 2023 में भारत का 45वां स्थान है। ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, अगर आए क्वेश्चन तो कहीं से आने के ज़्यादा चांस रहते हैं, ठीक है ना। तो भारत की रैंक जो है ये 45वीं है। और आगे बात कर लेते हैं, ज्ञातव्य है कि वर्ष 2022 के इस सूचकांक में भारत की रैंक 41वीं थी और अब जो है भारत की रैंक 45वीं हो गई है। अब बात करते हैं वैश्विक भूख सूचकांक 2023 के बारे में। यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक। तो यहाँ देखते हैं स्मरणीय तथ्य। 12 अक्टूबर 2023 को कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वर्ल्ड हंगर हेल्प के द्वारा संयुक्त रूप से वैश्विक भूख सूचकांक 2023 को जारी किया गया।
इसमें कई बार जो है जारीकर्ता को भी पूछ लिया जाता है। कंसर्न वर्ल्ड वाइड एवं वर्ल्ड हंगर हेल्प के द्वारा जारी की गई वैश्विक भूख सूचकांक रिपोर्ट 2023, ठीक है ना। और इस सूचकांक का 2023 में 18वां संस्करण था और 2023 की रिपोर्ट जो है खाद्य प्रणालियों को आकार देने में युवाओं की शक्ति पर आधारित है, ठीक। आगे देखते हैं। तो आगे यहाँ पे कह रहा है, आगे देखते हैं। वर्ष 2023 के इस सूचकांक में 125 देशों को शामिल किया गया, ठीक है। और वर्ष 2023 में वैश्विक ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर 18.3 है, जो भुखमरी के मध्य में, ठीक। यहाँ पे देखते हैं भारत की रैंक क्या है और टॉप किसने किया, ठीक। यहाँ पे देखते हैं, ये कह रहा है वैश्विक भूख सूचकांक 2023 के अनुसार जो है वैश्विक स्तर पर कोई भी देश जो है भुखमरी की चरम भयावह स्थिति में नहीं है, जबकि 9 देश ऐसे हैं जो भुखमरी की भयावह स्थिति में, और 9 देशों में से 6 देश ऐसे हैं जो ये देश देख लेते हैं। इसमें मध्य अफ्रीका है, गणराज्य है, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, लेसोतो है, मेडागास्कर और नाइजर है, एवं जो है ये यमन है। को जो है वर्ष 2023 के GHI स्कोर के आधार पर भुखमरी की भयावह स्थिति में वर्गीकृत किया गया है, ठीक। वहीं आगे बात की जा रही है, जबकि 3 अन्य देश ऐसे हैं जिसमें बुरुंडी, सोमालिया एवं दक्षिण सूडान कि उपलब्ध आंकड़े अपर्याप्त होने के कारण उनके GHI स्कोर की गणना नहीं की जा सकती है और उन्हें अन्य ज्ञात स्कोरों के आधार पर अनंतिम रूप से भुखमरी की भयावह स्थिति में वर्गीकृत किया गया, ठीक। ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। GHI 2023 के अनुसार वर्ष 2020 से वर्ष 2022 की अवधि में मेडागास्कर में अल्प पोषण की दर जो सर्वाधिक 51% है, ठीक। आगे बात की जा रही है 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में दुबलापन, ठीक है ना। इसमें जो है के सर्वाधिक मामले भारत में देखने को मिले, इम्पोर्टेंट है 18.7%, ठीक। 5 वर्ष के कम बच्चे सबसे अधिक जो है दुबले हैं, पतले हैं, ठीक है ना, भारत के, और इनका जो परसेंटेज है वो 18.7% है, ठीक। 18 से 22 की अवधि में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में ठिगनापन, ठीक, के मामले में बुरुंडी सर्वाधिक है, ठीक है ना। वहीं बात करें 5 वर्ष के कम आयु की मृत्यु के मामले में नाइजर सर्वाधिक है। अपना याद कर लो, अपना जो है 5 वर्ष से छोटे बच्चे दुबले पतले के मामले में भारत टॉप है, ठीक। आगे बात की जा रही है वैश्विक भूख सूचकांक 2023 में 20 ऐसे देश शामिल हैं जिनका स्कोर जो है, जिनका GHI स्कोर मतलब ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है स्कोर 5 से कम है। इन देशों को अलग अलग व्यक्तिगत रैंकिंग प्रदान नहीं की गई है और इसमें जो है 1 से 20 रैंक सूचीबद्ध की गई है, ठीक है ना। उनमें जो 20 देश हैं वो यहाँ पे देख सकते हैं, ये सारे 20 देश हैं, ठीक। वहीं उज्बेकिस्तान का 5.0 स्कोर है, इस सूची में जो है 21वां स्थान है, ठीक। आगे देखते हैं, यहाँ पर कह रहा है GHI इंडेक्स 2023 ब्रिक्स देशों की स्थिति, ठीक। तो ब्रिक्स देशों में जो है ब्राज़ील टॉप पे 32वीं रैंक है, फिर रूसी संघ, ठीक है ना, 26वीं रैंक। भारत की जो है 111वें स्थान है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। भारत का ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 111वां स्थान है, ठीक। बाकी आगे देखते हैं, चीन की जो 120 रैंक में समूह है और दक्षिण अफ्रीका जो 58 रैंक है। तो इसमें जो भारत है ये 111वां रैंक है, ठीक। आगे देखते हैं अंतिम तीन देश और सबसे अंत में जो मध्य अफ्रीकी गणराज्य, ठीक, 125 रैंक के साथ जो है अंतिम स्थान पे है। वैश्विक भूख सूचकांक 2023 में भारत की रैंक 111वीं है, 28.7 स्कोर है, और ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत का स्कोर जहां यहाँ भुखमरी की गंभीर स्थिति को प्रदर्शित करता है।